हेलो फ्रेंड्स, हम लोग 10th क्लास की हिस्ट्री का जो सेकंड चैप्टर है एनसीईआरटी बुक से, उसका हम लोग एमसीक्यू देख रहे हैं बीपीएससी टीआरई के लिए। सेकंड चैप्टर जो एनसीईआरटी का है हिस्ट्री का, वो है भारत में राष्ट्रवाद। तो उसका हम लोग एमसीक्यू देख रहे हैं ताकि जो हम लोग पढ़े हैं वो चेक कर सकें कि कितना याद रहता है हम लोगों को, और इससे कन्फ्यूजन भी दूर होगा। ठीक है, तो पहले प्रश्न पे आते हैं। यूरोप में आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय के साथ कौन सी नई संरचना का उदय हुआ? तो यूरोप में आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय के साथ कौन से नई संरचना का उदय हुआ? राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। दूसरा प्रश्न देखते हैं। भारत में राष्ट्रवाद के उदय का गहरा संबंध किससे था? भारत में राष्ट्रवाद के उदय का गहरा संबंध किससे था? सामाजिक सुधार आंदोलन, औद्योगिक क्रांति और उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन, धार्मिक पुनर्जागरण। तो देखिए ये 3 नंबर हो जाएगा, उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन। ठीक है, क्योंकि उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से ही भारत में राष्ट्रवाद शुरू हुआ था। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसी तरह का क्वेश्चन जो है बीपीएससी टीचर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो इस तरह के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करके रखिए। महात्मा गांधी के नेतृत्व में किसने विभिन्न समूहों को एकजुट किया? भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय कांग्रेस, आर्य समाज, मुस्लिम लीग। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में विभिन्न समूहों को एकजुट किया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन में कौन सा बड़ा आंदोलन 1920 के दशक से शुरू हुआ? क्रांतिकारी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। तो आप लोगों को पता होगा कि असहयोग आंदोलन जो है वो 1920 के दशक में शुरू हुआ था। 1920 से लेकर 22 तक चला था। ठीक है, पहले विश्व युद्ध के बाद किस नए आर्थिक कर का आरंभ किया गया? मतलब पहला विश्व युद्ध जब हुआ उसके बाद कौन से आर्थिक कर का आरंभ हुआ? तो यह था आयकर। ठीक है, हो सकता है इसका आंसर आप लोगों को नहीं पता हो। तो बिक्री कर नहीं था, संपत्ति कर नहीं, सीमा शुल्क नहीं, आयकर जो था वो नए आर्थिक कर को प्रथम विश्व युद्ध के बाद शुरू किया गया। आगे देखते हैं। 1918, 19 और 1920-21 के दौरान भारत में किसने महामारी और दुर्भिक्ष के कारण जनहानि को दर्ज किया? 50 से 60 लाख लोग, 70 से 80 लाख लोग, 120 से 30 लाख लोग, 200 से 250 लाख लोग। तो यह जो महामारी और ये सब जो हुआ था उससे 120 से 30 लाख लोग को जनहानि हुआ था। तो यह भी डेटा याद रखिएगा। आगे देखते हैं। महात्मा गांधी ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के लिए किस नई पद्धति की शुरुआत की? तो यह नई पद्धति कौन सी थी? अहिंसात्मक आंदोलन। कोई हिंसा नहीं, कोई तकनीक नहीं, कोई धार्मिक नहीं, अहिंसा। तो जानते ही हैं महात्मा गांधी का आप। भारत में असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? स्वदेशी उत्पादों का प्रचार तो हो ही नहीं सकता है, असहयोग करना है। ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह, सामाजिक सुधार, धार्मिक एकता। तो ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह। भारत में पहले विश्व युद्ध के बाद किस नए नेता ने संघर्ष का नया तरीका पेश किया? भारत में पहले विश्व युद्ध के बाद किस नए नेता ने संघर्ष का नया तरीका पेश किया? तो यह महात्मा गांधी है। ठीक है, पहले विश्व युद्ध के बाद वह नया तरीका शुरू किए थे, असहयोग आंदोलन, अहिंसा, ये सब चीज़। ठीक है, सत्याग्रह। खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य क्या था? भारतीय किसानों की समस्या का समाधान, तुर्की खलीफा के प्रति समर्थन और उसकी पुनर्स्थापना, भारतीय व्यापारियों के हितों की रक्षा, ब्रिटिश शासन का समर्थन। तो यह था तुर्की खलीफा के प्रति समर्थन और उसकी पुनर्स्थापना, क्योंकि तुर्की के खलीफा को हटाने की बात चल रही थी। चलिए आगे अब हम लोग देखिए, इसमें जो भी क्वेश्चन बनाए गए हैं वो टॉपिक वाइज क्वेश्चन है। ठीक है, आप देखे होंगे कि बुक में टॉपिक वाइज क्वेश्चन टॉपिक वाइज दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी
टॉपिक वाइज ही क्वेश्चन बनाया गया है, ठीक है। तो इसको आप लोग, इसका 9th क्लास से और 9th क्लास और 10th क्लास दोनों का है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यह बीपीएससी के लिए ही बनाया जा रहा है। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का विचार कहाँ विकसित किया? तो सत्याग्रह का विचार उनका कहाँ से विकसित हुआ था? दक्षिण अफ्रीका से। सत्याग्रह के विचार का मुख्य सिद्धांत क्या था? सत्य और अहिंसा, ठीक है। वह सत्य चाहते थे और अहिंसक तरीके से लड़ना चाहते थे। 1917 में चंपारण सत्याग्रह किसके खिलाफ था? तो यह किसके खिलाफ था? तो यह सेकंड नंबर ऑप्शन जो है, दमनकारी बगान व्यवस्था के खिलाफ था। 1917 में खेड़ा जिले के किसानों ने सत्याग्रह क्यों किया? बगान व्यवस्था के खिलाफ, कर माफी के मांग के लिए, स्वराज की मांग के लिए, मजदूरी वृद्धि के लिए, ठीक है। तो कर माफी की मांग के लिए किया गया था। खेड़ा जिले में जो आंदोलन हुआ था किसानों का, वह कर माफी के लिए, ठीक है। 1918 में अहमदाबाद के सत्याग्रह आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो अहमदाबाद में जो है सत्याग्रह आंदोलन हुआ था, किसके लिए हुआ था? मजदूरों के अधिकार के लिए हुआ था। 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। रॉलेट एक्ट 1919 का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारतीय शिक्षा में सुधार। ये तो आप लोगों को पता होगा, ये सेकंड नंबर ऑप्शन होगा। राजनीतिक गतिविधि को कुचलना और राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में रखना, ठीक है। तो इसलिए इसमें हुआ था राजनीतिक गतिविधियों को कुचलना और राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में रखना। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो डेट एकदम याद रखिएगा, 13 अप्रैल 1919, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड का मुख्य उद्देश्य जनरल डायर के अनुसार क्या था? जलियांवाला बाग हत्याकांड का मुख्य उद्देश्य जनरल डायर के अनुसार क्या था? भीड़ को तितर बितर करना, सत्याग्रहियों के मन में दहशत और विस्मय पैदा कर एक नैतिक प्रभाव उत्पन्न करना। तो यही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि वह जो जनरल डायर था वह क्या करना चाहता था? वह सबके मन में डर पैदा करना चाहता था, ठीक है। इसलिए वह भीड़ को मतलब कि भीड़ पर गोली चलाया था। रॉलेट सत्याग्रह मुख्य रूप से किस क्षेत्र तक सीमित था? तो यह जो क्षेत्र था वह हो जाएगा शहरों और कस्बों में, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, समुद्री क्षेत्र तट नहीं, शहरों और कस्बों में सीमित था। खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य क्या था? ये तो हम लोग देख चुके हैं, तुर्की के खलीफा के तत्कालीन शक्ति की रक्षा करने के लिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। महात्मा गांधी ने अपनी किस पुस्तक में यह कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ है? तो यह कौन सा बुक था जिसमें कि महात्मा गांधी ने लिखा था कि ब्रिटिश सत्ता जो है हमारे यहाँ पर भारतीयों के सहयोग से ही यहाँ पर सत्ता कायम कर पाया और भारतीयों के असहयोग करने से ही वो ठीक हो मतलब कि इससे छुटकारा मिल सकता है। यह हिंद स्वराज में लिखा हुआ था, ठीक है। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के तहत सबसे पहले किस चीज़ का बहिष्कार करने का सुझाव दिया? तो यह सुझाव क्या था? ब्रिटिश व्यापारियों के माल खरीदना, सरकारी नौकरियों एवं पदवियां, धार्मिक रीति रिवाज, भारतीय संस्कृति। तो क्या था? सबसे पहले था सरकारी नौकरी और पदवियां, ये त्याग करने के लिए बोला गया था। असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी और शौकत अली देश भर में क्या करने के लिए यात्रा कर रहे थे? तो देश भर में जो था असहयोग आंदोलन के लिए समर्थन जुटाने के लिए कौन कौन? गांधी जी और शौकत अली। तो इनका नाम याद रखिएगा, शौकत अली और गांधी जी दोनों क्या कर रहे थे? देश भर में यात्रा कर रहे थे ताकि असहयोग आंदोलन के लिए समर्थन जुटा सके। कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम को स्वीकृति मिली थी? कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम को स्वीकृति मिली थी? तो यह कौन सा अधिवेशन था? यह 1920 का नागपुर अधिवेशन, यानी बी नंबर ऑप्शन होगा, 1920 का नागपुर अधिवेशन। असहयोग आंदोलन के दौरान किस बात का भय था जिससे कांग्रेस के कुछ लोग आंदोलन का समर्थन करने में संकोच कर रहे थे? आंदोलन में हिंसा होने का भय, पहला ऑप्शन है विदेशी वस्त्रों की कमी, आंदोलन में हिंसा होने का भय।
तो ये सेकंड ऑप्शन जो है, आंदोलन में हिंसा होने का जो भय था, क्योंकि असहयोग आंदोलन में हिंसा नहीं करना था, ठीक है, तो डर था थोड़ा कि कहीं हिंसा हो ना जाए। असहयोग खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो असहयोग और खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो यह 1921 में हुआ था, ठीक है। असहयोग आंदोलन जो था 1920 में, लेकिन असहयोग और खिलाफत दोनों मिला के 1921 में। अब वही बात है, दोनों सेम ही बात है, असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन दोनों सेम ही टाइम में चल रहा था। मद्रास की जस्टिस पार्टी ने परिषद चुनावों का बहिष्कार क्यों नहीं किया? क्योंकि वे ब्रिटिश सरकार का समर्थन करते थे, क्योंकि उन्हें परिषद के माध्यम से ब्राह्मणों के समान अधिकार मिल सकते थे, क्योंकि वे स्वतंत्रता आंदोलन के खिलाफ थे, क्योंकि उनके पास आर्थिक कारण थे। क्या आंसर हो जाएगा कि मद्रास की जो जस्टिस पार्टी थी उन्होंने परिषद चुनाव का बहिष्कार क्यों नहीं किया? क्योंकि उन्हें परिषद के माध्यम से ब्राह्मणों के समान अधिकार मिल सकते थे। वह लोग जो परिषद चुनाव था उसका बहिष्कार इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि वह सोच रहे थे कि जिस तरह ब्राह्मणों को समान अधिकार ब्राह्मणों को अधिकार मिला हुआ है, उसी के समान हम लोगों को भी अधिकार मिल जाएगा। असहयोग आंदोलन के दौरान आर्थिक मोर्चे पर कौन सी गतिविधियां प्रमुख रही? विदेशी सामानों का बहिष्कार, विदेशी सामानों का आयात बढ़ाना, शराब की दुकानों की पिकेटिंग और विदेशी कपड़ों की होली जलाना। तो असहयोग आंदोलन के दौरान यही हुआ था। पिकेटिंग क्या होता है? पिकेटिंग होता है कि किसी दुकान के सामने अगर हम के अंदर किसी जाने से लोगों को रोकना, ठीक है। तो शराब की दुकानों पर पिकेटिंग करना और विदेशी कपड़ों की होली जलाना, ठीक है। चलिए, शहरी क्षेत्रों में असहयोग आंदोलन के धीमा पड़ने का एक प्रमुख कारण क्या था? शहरी क्षेत्रों में असहयोग आंदोलन के धीमा पड़ने का एक प्रमुख कारण क्या था? खादी के कपड़े की महंगाई, ठीक है, खादी के कपड़े की महंगाई। 3 नंबर ऑप्शन होगा खादी के कपड़े की महंगाई। असहयोग आंदोलन की सफलता के लिए किस चीज़ की आवश्यकता थी? ब्रिटिश सामान का आयात, वैकल्पिक भारतीय संस्थानों की स्थापना, विदेशी निवेश, विदेशी वस्त्रों का उत्पादन। तो यह 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, वैकल्पिक भारतीय संस्थानों की स्थापना, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन की सफलता के लिए किस चीज़ की आवश्यकता थी? कि अगर विदेशी चीज़ों को छोड़ रहे हैं तो भारतीय उस तरह का कुछ विकल्प हो भारत में, ठीक है। जैसे अगर स्कूल छोड़ा जा रहा है विदेशियों का, तो उसके जगह पर क्या हो? भारतीय स्कूल हो। अवध के किसानों का नेतृत्व किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बाबा रामचंद्र, अल्लूरी सीताराम राजू। तो अवध के किसानों का नेतृत्व किसने किया था? बाबा रामचंद्र, ठीक है। किसान किसके खिलाफ आंदोलन कर रहे थे? तो ये किसान जो थे वह तालुकदारों और जमींदारों के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। अवध किसान सभा का गठन कब किया गया? अवध किसान सभा का गठन किया गया था अक्टूबर 1920 में। तो यह ईयर याद रखिएगा और मंथ भी, अक्टूबर 1920 में अवध किसान सभा का गठन किया गया। गुडेम पहाड़ियों में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? गुडेम पहाड़ी, ठीक है। तो यह गुडेम पहाड़ियों में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अल्लूरी सीताराम राजू, ठीक है। 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, अल्लूरी सीताराम राजू ने। गुडेम पहाड़ियों के विद्रोहियों का मानना था कि भारत कैसे स्वतंत्र होगा? बल प्रयोग के माध्यम से। गुडेम पहाड़ियों के जो विद्रोही थे उनका मानना था कि बल प्रयोग के माध्यम से ही भारतीय स्वतंत्र हो सकेंगे। असम के बागानों में काम करने वाले मजदूरों के लिए स्वराज का मतलब क्या था? असम हर जगह पर स्वराज का मतलब अलग अलग था। जिनको जिस चीज़ से प्रॉब्लम था उसके हिसाब से वह सोच रहे थे कि स्वराज का मतलब ये होगा, स्वराज का मतलब वो होगा। तो असम के बागान मालिकों के लिए, बागान में काम करने वाले मजदूरों के लिए स्वराज का मतलब क्या था? अपनी ज़मीन पर खेती करने की आज़ादी, बागानों से बाहर आने जाने की आज़ादी। तो वहाँ पर बंधन था कि आप बागानों से अंदर बाहर नहीं जाना आना कर सकते हैं। तो वह सोचते थे कि जब हम लोगों को स्वराज मिलेगा तो हमको बागान से बाहर आने जाने की आज़ादी मिल जाएगी। 1859 में इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बागान मजदूरों को किस चीज़ की अनुमति नहीं थी? तो बागान के बाहर बिना अनुमति के जाने की
बंगाल के जो मजदूर थे उनको अनुमति नहीं थी। किस एक्ट के? 1859 के इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट। ठीक है, इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत उन लोगों को बंगाल से बाहर आने जाने की अनुमति नहीं थी। बंगाल मजदूरों ने असहयोग आंदोलन के दौरान किसकी अवहेलना की? गांधी जी के निर्देशों की, अपने अधिकारियों की। तो उन लोगों ने अपने अधिकारियों की अवहेलना की, मतलब कि जब असहयोग आंदोलन चल रहा था तब उन्होंने जो अधिकारी थे वहाँ के उनकी अवहेलना की। बंगाल मजदूर अपने घरों के लिए क्यों नहीं पहुँच सके? उनकी यात्रा के लिए पैसे नहीं थे, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, रेलवे और स्टीमरों की हड़ताल के कारण। तो यही था कि बंगाल मजदूर जो अपने घर जाना चाहते थे वह रेलवे और स्टीमरों की हड़ताल के कारण वह अपने घर नहीं पहुंच पाए। बंगाल मजदूरों के लिए गांधी राज का अर्थ क्या था? तो गांधी राज का अर्थ था बंगाल मजदूरों के लिए सभी को मुफ्त शिक्षा मिलेगी, हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलेगी, सभी को गांव में ज़मीन मिल जाएगी। यह उनका स्वराज का मतलब गांधी राज वह सोच रहा था जब गांधी राज आएगा तो सभी को गांव में ज़मीन मिल जाएगी। असम के बागानी मजदूरों के लिए स्वराज का क्या मतलब था? विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, चार दीवारी से बाहर आने जाने की आज़ादी, सरकारी नौकरियां प्राप्त करना, स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर आंदोलन करना। तो यह जो असम के बंगाल मजदूर थे उनका क्या था? चार दीवारी से बाहर आने जाने की आज़ादी मिलना। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया थोड़ा सा कि 1859 के इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बंगाल के मजदूरों को किसकी अनुमति नहीं थी? बंगाल के मजदूरों को बाहर बिना इजाज़त के जाने की आज़ादी नहीं थी। यह फर्स्ट नंबर ऑप्शन है इसका। बंगाल मजदूरों को क्यों लगा कि अब गांधी राज आ रहा है? बंगाल मजदूरों को क्यों ऐसा लग रहा था कि अब गांधी राज आ रहा है? क्योंकि उन्हें लगता था कि अब सभी को ज़मीन मिल जाएगी। यही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि उनको अब लग रहा था कि जब गांधी राज आएगा तो उनको ज़मीन मिल जाएगी सबको। बंगाल मजदूर अपने गांव क्यों नहीं पहुंच सके? यह भी क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं कि रेलवे और स्टीमरों की हड़ताल हो चुकी थी। चलिए, बंगाल मजदूरों ने गांधी जी के नाम का नारा क्यों लगाया? क्योंकि वे महात्मा गांधी के आंदोलन का हिस्सा बनना चाहते थे। बिल्कुल यही सही होगा कि बंगाल मालिक जो थे वह गांधी जी का नारा इसलिए लगा रहे थे क्योंकि वह गांधी जी के आंदोलन का हिस्सा बनना चाहते थे। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को क्यों वापस ले लिया? क्योंकि क्या हुआ था कि आंदोलन जो हिंसक होता जा रहा था, आप लोग चौरी चौरा कांड के बारे में सुने होंगे, तो उसमें क्या हुआ था कि आंदोलन जो था वह हिंसक हो गया था, जिसके कारण असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ा। स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? CR दास और मोतीलाल नेहरू। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन ही होगा CR दास और मोतीलाल नेहरू। आपको अगर हम लग रहा है कि जल्दी जल्दी बोल रहे हैं तो बहुत सारा क्वेश्चन है इसलिए जल्दी बोलना पड़ रहा है, सारे ऑप्शन हम नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप पॉज करके उसके बाद आंसर लगा सकते हैं अपने से। ठीक है, तो स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया? कमीशन का नेतृत्व भारतीयों द्वारा किया जा रहा था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इनमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे? बिल्कुल, इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए साइमन कमीशन का विरोध किया गया। कहा गया कि जब इसमें कोई भारतीय है ही नहीं तो भारत की प्रॉब्लम को आप कैसे समझेंगे? कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 1929 में क्या निर्णय लिया गया? ब्रिटिश सरकार का समर्थन करना, पूर्ण स्वराज की मांग को मानना, असहयोग आंदोलन को पुनः प्रारंभ करना, साइमन कमीशन का समर्थन करना। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 1929 में क्या निर्णय लिया गया? तो क्या निर्णय था उनका लाहौर अधिवेशन में? पूर्ण स्वराज की मांग को मानना। ठीक है, तो उन्होंने उस समय घोषणा कर दिया था जवाहरलाल नेहरू ने कि पूर्ण स्वराज की मांग को मानना पड़ेगा, पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी थी। 26 जनवरी 1930 को किस रूप में मनाने का निर्णय लिया गया? तो उसी समय क्या निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा हर साल। महात्मा गांधी ने नमक कर को सबसे दमनकारी क्यों माना? नमक, क्योंकि नमक जो था वह सभी के लिए आवश्यक वस्तु थी, क्योंकि नमक सभी के लिए आवश्यक है। 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नमक जो था सभी के लिए आवश्यक वस्तु था, इसलिए नमक कर तो नहीं लगाना चाहिए। महात्मा गांधी ने नमक की यात्रा कब शुरू की? कौन से डेट में शुरू की थी? तो 12 मार्च 1930 हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट कब हुआ था?
कंप्लीट हो गया था 5 अप्रैल को, 6 अप्रैल से मतलब 6 अप्रैल को समझिए कंप्लीट हो गया था। 6 अप्रैल को वहाँ जाके नमक, उसी दिन से 6 अप्रैल से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। ठीक है, चलिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन में असहयोग आंदोलन की तुलना में कौन सी नई बात थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन में असहयोग आंदोलन से कौन सी नई बात थी? तो अंग्रेजों का सहयोग न करना, भारतीय वस्तुओं का प्रयोग करना, नहीं ये सब नहीं था। औपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन करना, जैसे कि नमक को बनाया गया था, पहले नमक यात्रा किया गया, दांडी यात्रा जिसको कहते हैं, नमक बनाया गया। और इस तरीके से जैसे नमक बनाने पर पाबंदी थी कि कोई भी आदमी नमक अपने से नहीं बनाएगा, यह कानून था। तो कानून का ही उल्लंघन करने लगे थे सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। ठीक है, गांधी इरविन समझौता के तहत गांधी जी ने किस पर अपनी सहमति जताई? कांग्रेस के गैर कानूनी घोषित होने पर, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने पर, राजनीतिक कैदियों को फांसी देने पर, सविनय अवज्ञा आंदोलन को जारी रखने पर। तो गांधी इरविन समझौता के बाद गांधी जी को किस पर अपनी सहमति जताई? तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो था उसमें हिस्सा लेने के लिए सहमति जताना पड़ा, क्योंकि पहला वाला में तो गया नहीं था। तो दूसरा वाला मानने के लिए उनको, जो इरविन थे, उनको समझौता करना पड़ा। चलिए, तो आगे एक क्वेश्चन और है कि महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को कब तक जारी रखा था? तो यह 1934 तक जारी रखा था। ठीक है, मतलब कि बीच में 2 फेज में हुआ था। सबसे पहले 6 अप्रैल से शुरू हुआ था और उसके बाद फिर गांधी इरविन पैक्ट जब हुआ तो ख़त्म हो गया था। ठीक है, लेकिन जब गोलमेज सम्मेलन हुआ और गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी गए, लेकिन वहाँ पर उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाया उस वहाँ से, तो वह वापस आ गए और फिर से यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से शुरू किए थे, लेकिन उसका उतना प्रभाव नहीं रहा और 1934 में उनको यह बंद करना पड़ा। ठीक है, तो अब इसके आगे भी है, लेकिन ये अब हम लोग सेकंड पार्ट में देखेंगे, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर आप लोग बोर भी हो जाते होंगे देखते देखते। तो सेकंड पार्ट में मिलते हैं इसके। थैंक यू।